तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है साइटोप्लाज्म में ही, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो बैक्टीरिया में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट में, जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में होनी है, इसलिए जब तक ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल नहीं होती तब तक ट्रांसलेशन शुरू नहीं होती उस आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन से तैयार हो रहा है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन से वो आरएनए तैयार हो जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, तो तैयार होने के बाद वो आता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर इन केस ऑफ यूकैरियोट, जब न्यूक्लियस से आरएनए, मैसेंजर आरएनए खास तौर पे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसने आना है साइटोप्लाज्म में ताकि उसकी ट्रांसलेशन हो सके। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं। मसलन न्यूक्लिएजेस और फास्फाटेजेस, ये आखिरी लाइन में सबसे आखिरी अल्फाज। तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ न्यूक्लिएजेस एंड फास्फाटेजेस। कि साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे न्यूक्लिएज यानी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले, और फास्फाटेजेस फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करने वाले मौजूद हैं। अब अगर न्यूक्लियस में पैदा होने वाला आरएनए बगैर किसी प्रोटेक्टिव मैयर के साइटोप्लाज्म में अगर दाखिल हुआ, तो उसको निशाना बनाने के लिए न्यूक्लियसिस और फास्फाटेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियसिस और फास्फाटेजेस किस लिए हैं? इनका क्या रोल है, ये क्यों बैठे हैं? सेल खुद अपना मैसेंजर आरएनए तैयार कर रहा है, लेकिन उसी अपने ही सेल के अंदर तैयार होने वाले मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में जाते हुए, जिसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है। क्यों? उसे खतरा क्यों है इनसे, और ये खतरा क्यों है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद, किस मकसद के लिए? अच्छा चलें, मैं बताता हूँ। न्यूक्लियसिस और फास्फाटेजेस ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। चैप्टर नंबर 5, वायरसेस का लाइफ साइकिल, याद है ना? तो वायरस, अगर बैक्टीरियोफेज को लें तो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए, या वो बैक्टीरिया जिनमें, वो वायरस जिनमें आरएनए हो, तो वायरसेस अपना डीएनए या आरएनए सेल के अंदर दाखिल करते हैं। ऐसे ही है ना? ये याद आया? सर। और फिर वो डीएनए जाकर कब्जा कर लेता है न्यूक्लियस के अंदर, और कब्जा करके फिर अपनी मर्जी की प्रोटीन वगैरह तैयार शुरू करवा देता है, जो जिस तरह बैक्टीरियोफेज के केस में लाइसोजेनिक साइकिल था। खैर, अच्छा, तो उससे बचने के लिए कि वायरसेस वगैरह का फॉरेनर कोई डीएनए, सॉरी फॉरेनर कोई आरएनए अगर दाखिल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का है तो डीएनए भी पॉसिबल है, तो न्यूक्लियसेस फास्फेटेजेस, तो उससे हिफाजत के लिए साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन सेल का अपना आरएनए अगर न्यूक्लियस से तैयार होकर आएगा, तो उसकी शनाख्त होगी। शनाख्त क्या होगी? उसकी शनाख्त होगी कि उसके सर पर एक टोपी होगी, एक कैप, और उसके टेल के साथ एक लंबी सी एडिशनल टेल लगी होगी। एडिनिन 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 की एक लंबी चेन उसकी टेल के साथ अटैच होगी। यानी सर पर और पैरों में कह लें उसके एंड पर, क्योंकि फाइबर है, तो दोनों किनारों पर शनाख्त है। एक तरफ कैप है और एक तरफ टेल है। ये कैप दरअसल बचाती है उसको इन न्यूक्लियसिस और फास्फाटेजेस से। यहाँ पर टेल को भी उसके साथ ही ऐड कर दिया है, तो हम बुक के मुताबिक उसको भी ले सकते हैं। सिंपली रीड करें ज़रा, तो अ कैप एंड टेल, ये अ कैप
and tail is added so that the molecule may remain stable during long journey to ribosome. During long journey to राइबोसोम, यानी राइबोसोम तक उन्होंने जाना है लंबा सफर करके। तो राइबोसोम से पहुंचने से पहले वो कहीं शिकार ना हो जाए न्यूक्लियसिस और फॉस्फेटेसिस का। तो ये उनको क्या करती हैं, ये उनको स्टेबिलिटी देती हैं, उनको महफूज रखती हैं। द कैप इज इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल GTP। जो कैप है वो कैसी है, वो एक GTP का मॉलिक्यूल है। GTP ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट। और 7 मिथाइल का मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल की पोजीशन नंबर 7 पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये GTP जो 7 पोजीशन पे मिथाइलेटेड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड इस बनने वाले RNA की 5 एंड पर अटैच हो जाएगा। अब ये 5 एंड यहाँ अगर हम ऊपर डायग्राम में देखें, जरा वापस आए ऊपर की तरफ, तो सपोज ये एक कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट ही है चेन का, मैसेंजर RNA। जी, तो ये है मैसेंजर, नया बनने वाला मैसेंजर RNA। ये जब बन गया तो इसके दो एंड होंगे ना, एक एंड होगा 5 एंड और एक एंड होगा 3 एंड। यानी 3 एंड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इसका, 3 एंड ये है। अच्छा, अच्छा, जब ये बनने के बाद रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ यूकैरियोट, तो इसकी 5 एंड पर यानी इसके सर पर, क्योंकि हम रीड करते हैं हेड की तरफ, क्यों कह लें स्टार्ट किसी भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर को 5 to 3 डायरेक्शन में, तो इसकी 5 पोजीशन के ऊपर अटैच होगा 7 मिथाइल GTP। 7 मिथाइल GTP। अब ये 7 मिथाइल GTP अटैच कैसे होगा, 7 मिथाइल GTP अटैच होगा, अब 7 मिथाइल GTP के भी दो एंड है, एक 5 एंड है और एक 3 एंड है। ये हमने शुरू में इसीलिए बुनियाद में बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो, सिंगल हो या चेन का हिस्सा हो, उसके दो एंड हुआ करते हैं, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे होती है हाइड्रोक्सिल। अच्छा, अब वो जो GTP है जिसको हम सिंपली यहाँ पे अगर G लिख दें, ठीक है बेटा, अब G लिख दिया, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो इधर है ये है इस तरफ इसका 5 एंड, और इधर इसका 3 एंड। जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं, GTP के दो एंड, एक 5 और एक 3। जी आगे करें बात। जी सर। अच्छा, अब ये इस एंड पर अटैच होगा, ये जो एंड है 5 एंड, इस पर अटैच होना है। तो जरा सपोज करें कैसे अटैच होना चाहिए, बॉन्ड कैसे बनता है फास्ट, जिसे हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 के साथ 5 अटैच होता है या 5 के साथ 5 अटैच होता है, क्या होगा। 3 के साथ 5 अटैच हो। 3 के साथ 5 अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि ये जो टोपी कैप इसने ओढ़ी है, ये कैप सीधी नहीं उल्टी ओढ़ी है। अब अगर उल्टी ओढ़े तो क्या मतलब होगा, मतलब होगा कि 5 एंड इधर आ गया और 3 उधर चला गया। तो ना ना, हाँ, 5 के साथ 5 अटैच होगा। उल्टी ओढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 5 का बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि 5 5 के साथ अटैच हो, और नतीजा क्या होगा, 3 इस तरफ हमें नजर आएगा ओपन। बात समझ गए। जी सर। वरना क्या था, ये जो RNA का मॉलिक्यूल है, इसके एक किनारे पे 5 और दूसरे किनारे पर 3 था, हाइड्रोक्सिल।
यानी 5 पे फॉस्फेट नजर आ रहा था और 3 पर हाइड्रोक्सिल नजर आ रहा था, ऐसे ही था ना। लेकिन अब इसने जो टोपी ओढ़ी है वो 5 के साथ 5 अटैच हो गया, तो इसके इस किनारे पर भी 3 एंड है और उस किनारे पे भी 3 हाइड्रोक्सिल ही नजर आएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, तो ये 5 to 5, इसको अगर हम देखना चाहें, ये ये है 5 एंड पे इसका आरएनए का आखिरी यूनिट, ठीक है। ये जिधर मेरा हैंड आपको नजर आ रहा है, तो ये 5 प्राइम लिखा हुआ है। ठीक हो गया बेटा? अब इस 5 प्राइम पर मौजूद है फॉस्फेट, ठीक है। अब इस 5 के साथ अटैचमेंट हो रही है, सॉरी ये, हाँ ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए ये यहाँ पे है, और ऊपर ये जो मिथाइल, इसको का हमने कहा है 7 मिथाइल जीटीपी, तो ये मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये इसकी पोजीशन नंबर 7 है, ठीक है। ये ग्वानोसिन की यूनिट है। ग्वानिसिन जो है वो अटैच हो रही है पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर का ये 5 एंड, अब ये 5 एंड इधर 5 के साथ ही अटैच हो गया, तो 5 to 5 अटैचमेंट हुई, और अब किनारे पर ऊपर हमें हाइड्रोक्सिल फ्री एंड एक तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने पॉइंट आउट स्पेशली वाजे क्यों किया है? ये वाजे इसलिए किया है कि बुक ने एक जनरल रूल भी दिया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के हवाले से। वो जनरल रूल इसी चैप्टर 20 में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं ताकि एक एमसीक्यू अगर आ गया तो आप उसे हल कर सकें। एमसीक्यू क्या है? स्ट्रक्चर के हवाले से बुक ये बयान करती है कि डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए, तमाम केसेस में डीएनए और आरएनए के दो किनारे हमें नजर आते हैं। एक होता है 3 एंड, एक होता है 5 एंड। 3 एंड पर हमें नजर आता है हाइड्रोक्सिल, और 5 एंड पे नजर आता है फॉस्फेट। ये है बेटा पेज नंबर जी 129, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। और इस केमिकल नेचर ऑफ डीएनए में स्ट्रक्चर बयान हुआ है, और उस स्ट्रक्चर में इसी पैराग्राफ के आखिर में लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है जी। अब लीनियर स्ट्रैंड का मतलब क्या है? बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर भी होता है डीएनए, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर हुआ करता है, यानी दोनों एंड ओपन। तो लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए, आरएनए के लीनियर स्ट्रैंड यानी ओपन स्ट्रैंड हो या डीएनए के हो, यानी सपोज ये है आरएनए भले डीएनए, डीएनए होगा तो दो स्ट्रैंड होंगे, आरएनए होगा तो एक ही स्ट्रैंड होगा। लेकिन किसी भी स्ट्रैंड को ले लें तो एक तरफ आपको 5 और एक तरफ 3 नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें, बाकायदा एम्फेसाइज करके बात कर रहे हैं, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ लॉन्ग, कितने ही लंबे क्यों ना हो, ये है लीनियर, ठीक है। यानी सर्कुलर की बात नहीं हो रही, सर्कुलर में तो बंद हो जाएगा, सर्कल में तो कोई एंड ही नहीं होगा। विल ऑलमोस्ट always have a free 5 prime phosphate group at one end and a free 3 prime hydroxyl group at the other। जी, असूल समझ गए? जी सर। अच्छा, अब अगर यहाँ ये बात लिखी है तो ये बात तो गलत हो गई ना, या ये बात दुरुस्त है? यहाँ तो कह रहे हैं नो मैटर हाउ लॉन्ग, उसके एक एंड पर 5 प्राइम और एक एंड पे 3 हाइड्रोक्सिल ही आपको मिलेगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो।
तो क्या ये स्टेटमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई या दुरुस्त है? ये आपका इंग्लिश का इम्तिहान है। स्टेटमेंट को पढ़ लें। जी निम्रा बेटा, हैं आप मौजूद? जी सर। स्टेटमेंट पढ़ें जो मैंने हाईलाइट किया है। लीनियर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए, नो मैटर हाउ लॉन्ग, विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव ए फ्री फाइव प्राइम, फ्री फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड। अब हमें तो यहाँ आरएनए में नजर नहीं आ रहा, वहां तो फाइव के ऊपर फाइव अटैच हुआ और दूसरी तरफ थ्री निकल आया, तो फाइव तो नहीं नजर आ रहा ना वहां पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है या कोई गलती है? सर 5 के साथ तो 5 आया, लेकिन स्ट्रैंड के पास 5 और 3 तो होंगे ना। वो तो हर न्यूक्लियोटाइड के पास है, बात हो रही है पूरे स्ट्रैंड की, कि एक किनारे पे आपको हाइड्रोक्सिल फ्री लिखना है ना, फ्री थ्री प्राइम, और इसी तरह फ्री, किसी के साथ अटैच नहीं, ओपन नजर आएगा। हम ये नहीं कह रहे फाइव नहीं रहा, फाइव तो है, लेकिन जब यूं कह रहे हैं ना कि साथ साथ खड़े हुए, तो होता तो ये है ना कि आपके साथ जो खड़ा है कंधे से कंधे मिलाकर, तो आपके दाएं हाथ पे जो साथ खड़ा है उसका बायां होगा ना कंधा, ऐसे ही होगा ना। जी सर। तो यहाँ तो यही हम्म। कहा जा रहा है। लेकिन तो बेटा मैंने अभी कहा ही आपका इंग्लिश का इम्तिहान है, जरा गौर करें यहाँ पे। ऑलवेज के साथ ऑलमोस्ट भी लिखा है। ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? तकरीबन। यानी 100% ये कोई असूल नहीं है कि हर जगह अप्लाई होगा, कुछ एक्सेप्शन भी है, समझ गए? तो कहीं एक्सेप्शन भी मिलेगी कि होंगे तो लीनियर स्ट्रैंड, ठीक है, होगा तो लीनियर स्ट्रैंड, लेकिन उसके दोनों किनारों पे एक तरफ आपको थ्री तो फिर भी मिल जाएगा आरएनए में, लेकिन जो फाइव वाला था, फाइव फ्री नहीं नजर आ रहा। फाइव तो फाइव के साथ जुड़ा, और फ्री जो है वो तो थ्री एंड नजर आ रहा है। यानी ये जो हम डायग्राम देख रहे थे, ये वाले, तो अब तो थ्री फ्री है ना यहाँ पे, ये देखें, फाइव तो फाइव के साथ मिल गया, तो हम कहेंगे अब इसका थ्री एंड फ्री है। तो इधर भी थ्री फ्री नजर आ रहा है जहाँ कैप लगी, और दूसरी तरफ जो टेल है उधर भी थ्री एंड है। ठीक है बेटा, बहरहाल ये एक एक्सेप्शन केस था। तो एक्सेप्शनल तो असल में पॉइंट आउट बेटा इसलिए कर रहा हूँ कि बुक को हम पढ़ते हैं और सरसरी से पढ़ के हम एक चीज़ अखज़ कर लेते हैं, तो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको खैर बिल्कुल भी ये कह लें कि होमोलॉजी तो कही नहीं जा सकती, एनालोगस कह सकते हैं किसी हद तक। कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुरान पाक में एक एक जेर जबर से मानी कहीं से कहीं, तो उसको एग्जैक्टली फॉलो करें, एक एक लफ्ज भी मिस नहीं होना चाहिए, वरना बात हो सकता है गलत हो जाए। इसी तरह बहरहाल साइंस में इंसान की क्योंकि एक कैपेसिटी है कि वो कितना बेहतर से बेहतर बात कर सकता है। जाहिर है रब का मुकाबला तो मुमकिन ही नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता उसके कलाम से। तो साइंस अलबत्ता ये करती है कि जब भी कोई स्टेटमेंट साइंटिफिकली जब बात की जाती है, तो ऐसा नहीं कि बस बगैर सोचे समझे जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें और जैसे मर्जी बयान कर दें, और बाद में उसकी वजाहतें देते रहें कि नहीं कहने का मतलब ये नहीं ये था। तो भाई पहले ही सोच समझ के उसकी स्टेटमेंट लिखी जाए, समझ गए? तो यहाँ पे ये नहीं कह दिया कि धड़ल्ले से कि बस होता ही नहीं, और फिर आगे कहें कि हाँ ये एक्सेप्शन होती है, नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है। अच्छा बेटा मुझे ज़रा 1 मिनट के लिए जाना पड़ेगा बाहर, एक दरअसल राइडर कुछ डिलीवरी शायद देने के लिए आया है। जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ।
जी, बेटा आ रही है आवाज? जी ओके। तो बहरहाल क्योंकि बुक की स्टेटमेंट थी, एमसीक्यू पॉसिबल है इससे, तो एक और एम्फेसाइज करके बात हुई है। तो खैर, तो इससे एक्सेप्शन यानी अगर लें तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, आरएनए जब तैयार होके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, तो फिर उसके दोनों किनारों पर हाइड्रोक्सिल एंड होगा, ना कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल और एक तरफ फॉस्फेट। और उसकी वजह क्या होगी कि जो उसका 5 एंड था वो छुप गया, कि एक न्यूक्लियोटाइड उसके ऊपर उस अंदाज से अटैच नहीं हुआ जिसमें नॉर्मली अटैचमेंट होती है। वो 5 से 5 उसकी अटैचमेंट हुई है, और नतीजतन उसका 5 एंड छुप गया, और 3 एंड वहां पे 5 के ऊपर 3 नजर आ रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अच्छा जी, चेंजेस हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद इन केस ऑफ यूकैरियोट, जो चेंजेस हैं उसके ऊपर कैप अटैच हुई, और कैप के साथ जो 3 एंड है, 3 एंड के ऊपर पोली न्यूक ए चेन, यानी जो 3 एंड है उसके ऊपर ए के बहुत सारे यूनिट्स अटैच हो जाएंगे। इसे कहते हैं पोली ए चेन। ठीक है, यानी ये जो इसका 3 एंड है, इस 3 एंड पर ए की एक लॉन्ग चेन अटैच हो जाती है। तो एक तरफ कैप, एक तरफ टेल। और बुक को फॉलो करें तो सिंपली कह दिया है कि दीज कैप्स एंड टेल्स सेव द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम वैरायटी ऑफ न्यूक्लियसेस एंड फॉस्फेटेजेस। तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो बाद में आने वाले चेंजेस हैं 5 और 3 पर, इन्हें कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट यानी बाद के, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शन के बाद के चेंजेस। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बैक्टीरिया में नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। और दो यहाँ पे दिए हैं, एक कैप और एक टेल, उसकी रीजन भी दे दी है। तो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात हो गई। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा जी, अब आगे जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। टाइम हमारे पास कितना बाकी है? टाइम हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है हाल। जी बेटा, इसको आज शुरू करें या फिर कल बकायदा फिर जेनेटिक कोड, और फिर उससे आगे ट्रांसलेशन इस सर चैप्टर? बच्चे तो है ही नहीं। जी बेटा, सर कोई है तो नहीं, कल ही स्टार्ट करा दें। कल? हाँ, 5 लोग ही हैं, 5 में से एक तो मैं खुद हूँ क्लासरूम में, और गालिबन से। सर शायद उनको पता नहीं क्लास है। अच्छा, नहीं, कल मैंने बात तो की थी कि क्लास होगी, इसलिए अब ये तो देखें। सर जो लोग थे उन्होंने सुना था ना, बाकियों को नहीं पता। अच्छा अच्छा, चले खैर ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम जेनेटिक कोड और आगे चलेंगे। अब इसके जो टॉपिक, मेरी कोशिश है कि इसको अगले 3 दिन में कोशिश करके ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। और ये चैप्टर ख़त्म होके, ताकि बायोटेक्नोलॉजी को फिर 3 4 दिन में हम समेट दें, और जब मंडे को कॉलेज खुले तो हम कहें कि हमने सिलेबस पूरा कर लिया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ बस जनरल है और वही होगी बात। बेसिकली ये समझ गए तो बायोटेक्नोलॉजी भी समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह कल फिर जेनेटिक कोड और उससे आगे ट्रांसलेशन हम कोशिश करेंगे। कल जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाए। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन अल्लाह तो नहीं? हाफिज। नो सर। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।